नमस्ते बच्चों। आज हम मैटर की एक अवस्था को देखेंगे। यह है लिक्विड और इसके बारे में और अधिक जानेंगे। जब हम पानी में चीनी या नमक मिलाते हैं तो ये पानी में घुल जाते हैं, है ना? भला ऐसा क्यों होता है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली जगह होती है। और जब चीनी या नमक को पानी में मिलाया जाता है तो नमक और चीनी के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच की खाली जगह में जुड़ जाते हैं। वे तत्व जो कोई भी लिक्विड में डिसॉल्व या घुल जाते हैं उन्हें सॉल्यूट कहा जाता है। इसलिए चीनी और नमक सॉल्यूट्स है। जिस लिक्विड में तत्व या सॉल्यूट मिल जाता है या घुल जाता है उस लिक्विड को सॉल्वेंट कहा जाता है। तो पानी एक प्रकार का सॉल्वेंट है। और जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुल जाता है तो उस घोल को सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब हम नमक को पानी में मिलाते हैं तो हमें नमक और पानी का सॉल्यूशन मिलता है। क्या गैसेस भी पानी में घुल सकती है? चलिए देखते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स यानी पानी में रहने वाले पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? उन्हें हवा कहाँ से मिलती है? या एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जानवर जैसे कि मछलियाँ सांस कैसे लेती है? हाँ, कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली रहती है और इस तरह से एक्वेटिक प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। है ना मजेदार बात? कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो क्या आप जानते हैं वो प्स आवाज कहाँ से आती है? यह कार्बन डाइऑक्साइड है जो कोल्ड ड्रिंक में घुला रहता है और जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो वो तेजी से बाहर आ जाता है और उसी की वह आवाज होती है। क्या दो लिक्विड एक दूसरे में घुल सकते हैं? यदि आप थोड़ा सा अल्कोहल पानी में डालते हैं तो अल्कोहल पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा। तो कुछ लिक्विड एक दूसरे में घुल या डिसॉल्व हो सकते हैं जैसे कि पानी और अल्कोहल। लेकिन यदि आप पानी को एक चम्मच तेल डालकर उसे मिलाने की कोशिश करें तो क्या होता है? तेल पानी की सतह पर ही तैरता रहता है, यानी वह पानी में डिसॉल्व नहीं होता या घुलता नहीं। लिक्विड जैसे कि पानी और अल्कोहल जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। तो पानी और अल्कोहल मिसिबल लिक्विड्स है। लिक्विड जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते वे इमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं, जैसे कि पानी और तेल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें पानी में तैरती है और कुछ पानी में डूब जाती है? उदाहरण के लिए एक बड़ा सा जहाज या नौका पानी में तैर लेती है, लेकिन आप एक छोटे से लोहे के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो वह डूब जाता है। यह कैसे होता है? चलो विस्तार में देखते हैं। जब कोई चीज पानी की सतह पर संतुलित रहती है तब हम कहते हैं वह तैर रही है। यदि वह पानी के अंदर चली जाती है तो हम कहते हैं वह डूब गई है। पर याद रखने वाली बात यह है कि किसी वस्तु का पानी में तैरना या डूबना उसकी साइज या वजन पर निर्भर नहीं करता। तो फिर किस पे निर्भर करता है? चलो देखते हैं। जब कोई पदार्थ पानी में नीचे की ओर जाता है तब उसे पानी अपनी विपरीत दिशा में एक फोर्स के माध्यम से ऊपर की तरफ ढकेलता है। उदाहरण के लिए यह बोतल पानी में
रखी हुई है। पानी में एक प्रेशर होता है जो बोतल को ऊपर की ओर धकेलता है, यानी पानी का अपवर्ड पुश। बोतल के वजन से ज्यादा होता है तो बोतल तैरती रहती है, क्योंकि पानी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर धकेल रहा है। पर यदि बोतल का वजन पानी के ऊपर के पुश से ज्यादा होता है तब बोतल नीचे डूब जाती है। यदि हम किसी वस्तु को पानी में रखते हैं तो पानी ऊपर उठता है ना? और कभी कभी वह वस्तु की साइड से ओवरफ्लो होकर नीचे गिर जाता है, ठीक है ना? यह इसलिए होता है कि वह वस्तु अपनी बॉडी से पानी का कुछ भाग डिस्प्लेस कर देती है या हटा देती है और पानी को कहीं और जाना पड़ता है। यदि उस वस्तु का वजन हटाए हुए पानी के वजन से ज्यादा होता है तो वह वस्तु डूब जाती है। यदि वस्तु का वजन हटाए हुए पानी के वजन से बराबर होता है तो वह वस्तु तैरती रहती है लेकिन पूरी तरह पानी में रहती है। और यदि वस्तु का वजन हटाए हुए पानी के वजन से कम होता है तो वह पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो तैरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वस्तु पानी की उतनी मात्रा को हटाए जो उसके वजन के बराबर या उससे ज्यादा हो। तो हमने यह सीखा कि कोई भी वस्तु जब तैरती है या डूबती है यह उसके वजन या साइज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस वस्तु ने कितना पानी हटाया या डिस्प्लेस किया उस पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक स्टील की बॉल है और एक स्टील का कटोरा है, दोनों एक समान वजन के हैं। अब हम इन दोनों को पानी में डालते हैं तो क्या होता है? स्टील की बॉल डूब जाती है जबकि स्टील का कटोरा पानी में तैर रहा होता है। यह कैसे हुआ? जब एक वस्तु को पानी में डालते हैं तो यह पानी को हटाती है और एक ऊपर का फोर्स, अपवर्ड फोर्स महसूस होता है वस्तु पर, है ना? तो जब हमने स्टील की बॉल को पानी में डाला तो वह डूब गई, क्योंकि उसने अपने वजन के बराबर पानी को हटा नहीं पाई, इसलिए वह डूब जाती है। लेकिन स्टील के कटोरे का आकार इस प्रकार है, जब हमने इसको पानी में डाला तो उसका वजन एक बड़े क्षेत्र में बढ़ गया और उसने अपने वजन से ज्यादा पानी को हटाया, इसीलिए वह पानी में तैरता रहता है। और इस अपवर्ड फोर्स को बॉयंसी फोर्स के नाम से जाना जाता है और इस थ्योरी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। यह सिद्धांत एक ग्रीक आविष्कारक और गणितज्ञ आर्किमिडीज ने अनजाने में खोजा था, है ना? दिलचस्प बात। इसके बिना क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम बड़े जहाज बना सकते थे जो कई लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में काम में आता है? नहीं। अब जरा गणित के हिसाब से देखते हैं। मान लेते हैं स्टील बॉल का हवा में वजन 7 किलो है। अब हम इस स्टील बॉल को पानी में डालते हैं। अब इसका वजन 5 किलो दिख रहा है, यानी कम। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी का बॉयंट फोर्स स्टील बॉल पर अपना प्रभाव डाल रहा है। स्टील बॉल का हवा में वजन इसका वास्तविक वजन यानी एक्चुअल वेट है, यानी 7 किलो, और पानी के अंदर इसका वजन है 5 किलो, जो कि अपेरेंट वेट कहलाता है। और कौन सा ज्यादा है? एक्चुअल वेट, यानी 7 किलो। तो जब स्टील बॉल को पानी के अंदर डाला तो उसका वजन कम हो गया, तो वह 2 किलो का वजन कहाँ गया? वह स्टील बॉल के द्वारा हटाए गए पानी का वजन है। तो एक्चुअल वेट स्टील बॉल का 7 किलो और हटाए गए पानी का वजन 2 किलो। और जैसे कि हमने सीखा, किसी भी वस्तु का वजन
हटाए गए पानी के वजन से ज्यादा होता है तो वह वस्तु डूब जाती है और इसीलिए स्टील बॉल डूब गई। अब हम स्टील का कटोरा लेते हैं और इसी प्रयोग को दोबारा करते हैं। स्टील के कटोरे का हवा में वजन 7 किलो है, यानी उसका एक्चुअल वेट। अब हम स्टील के कटोरे को पानी में रखते हैं। यह ज्यादा पानी हटाता है क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो अब हम इसका अपेरेंट वेट देखते हैं, यानी पानी में इसका वजन। यह 0 है क्योंकि इसने जितना पानी हटाया वह 7 किलो या उससे भी ज्यादा है। इसी के कारण स्टील का कटोरा पानी में डूबता नहीं है, वो पानी में तैरता रहता है। तो अब हम यह कह सकते हैं कि अपेरेंट वेट किसी वस्तु के वजन का बदलाव है। वस्तु जिस सतह पर टिकी रहती है उस सतह द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण यह होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए पानी। इसलिए वस्तु नीचे जाने की कोशिश करती है परंतु पानी का फोर्स उसे ऊपर धकेलता है और इस कारण वस्तु का वजन घट जाता है। इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो कोई वस्तु एलिवेटर में या लिफ्ट में ऊपर जा रही है तो एक फोर्स उसे नीचे धकेलेगा और इसी कारण वस्तु ऊपर जाते समय भारी प्रतीत होगी, मतलब उसका अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा। तो अगली बार जब आप लिफ्ट में जाओ तो एक वजन लेने वाली मशीन को साथ लेकर जाना और अपना वजन ऊपर जाते समय देखना। आप देखेंगे कि आपका वजन बढ़ रहा है। बाय बाय बच्चों।